हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है आपके पब्लिक फाइनेंस टैक्सेशन के बाद जीएसटी ग्लॉसरी के बारे में। इससे पहले मैं आपको जीएसटी की सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। तो ये जीएसटी की ग्लॉसरी है जिसमें मैं आपको इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में आपको बताऊंगी। तो जीएसटी कंपेंसेशन सेस क्या होता है, ये थ्योरी में देखिए ये दिया हुआ होता है कि जो जीएसटी है वो प्रीवियस जो टैक्स रिजाइम था उसके रिवेन्यू से ज़्यादा जीएसटी का रिवेन्यू जनरेट होना चाहिए। तो कंजप्शन का जब ये नया रिजाइम आया है तो इसमें देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो स्टेट्स हैं उनको कोई रिवेन्यू नहीं मिलता, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो स्टेट हैं वो जीएसटी का रिवेन्यू नहीं रखती, बल्कि जो कंजप्शन स्टेट हैं वो जीएसटी का रिवेन्यू रखती हैं। इससे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को लॉस होता है, उनको इसका टैक्स ही नहीं मिलता। जैसे अगर मुंबई में कोई भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी प्रोडक्ट या सर्विस की और दिल्ली में उसको लोग कंजप्शन कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी जीएसटी आएगी उसको मुंबई ना रख के दिल्ली उस टैक्स के रेवेन्यू को रख रहा है। तो इसमें कंजप्शन यानी कि दिल्ली को फ़ायदा होगा और मैन्युफैक्चरिंग स्टेट यानी कि मुंबई को लॉस होगा। तो इस लॉस को फिल अप करने के लिए आया जीएसटी कंपेंसेशन एक्ट, जीएसटी कंपेंसेशन सेस। और ये जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 के अंतर्गत स्पेसिफाई किया गया है। इसका एम क्या है कि जो स्टेट्स हैं उनको गारंटीड कंपेंसेशन दिया जाएगा अगर 40% से उनकी जो ग्रोथ है वो कम होती है। अगर 14% से कम उनका रिवेन्यू शॉर्टफॉल होता है, 2015 टू 16 इसका बेस ईयर लिया गया था, तो इसमें कंपेंसेशन दिया जाएगा फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए, यानी कि 2022 तक के लिए। लेकिन अब ये 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। जो कंपेंसेशन फंड है उसके लिए जीएसटी एक्ट क्या स्टेट करता है कि जो सेस कलेक्ट किया जाएगा और जो अमाउंट जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी वो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेवाई किस पर लेवाई होता है, देखिए ये आपका सिन गुड्स, लग्जरी गुड और जो डीमेरिट गुड्स होते हैं यानी कि जो नोटिफाइड गुड्स हैं उन पर ही लेवाई होता है। जैसे आपका लग्जरी गुड्स, आपका बेड है, आपका फर्नीचर है, एसी, कार, इन पर ही लेवाई होते हैं ये जीएसटी कंपेंसेशन एक्ट, यानी कि ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को दिए जाते हैं। इससे जीएसटी से जो भी रेवेन्यू प्राप्त होता है। और इसके बाद है देखिए जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि जिसको हम जीएसटेट के नाम से जानते हैं। तो ये जो सीजीएसटी होता है, सेंट्रल आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है, एम्पावर द सेंट्रल, उनको कॉन्स्टिट्यूट करे, यानी कि जो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन बनाई है उसको कॉन्स्टिट्यूट करे, उनको बताए अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर। तो ये क्या है देखिए हम इसको समझते हैं। ये जो जीएसटेट है ये है एक क्वासी जुडिशियल बॉडी, और ये क्या है, ये एक फोरम है जो सेकंड अपील का फोरम है, यानी कि अगर कोई भी ऑर्डर दिया जाता है उससे उसके अगेंस्ट जो भी अपीलिंग सुनवाई होती है अपीलिंग की वो होती है इसमें जीएसटेट में। जो भी जीएसटी से रिलेटेड इंडिया में इश्यू हैं उनको सॉल्व करने के लिए। और ये जीएसटी अथॉरिटीज़ के द्वारा पास की गई है या अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा पास की गई है, किसके अंडर, सेंट्रल और स्टेट जीएसटी एक्ट्स के अंतर्गत। कंपोज्ड ऑफ ए नेशनल बेंच एंड वेरियस रीजनल बेंचेज, ये क्या बनाती है, ये नेशनल बेंचेस बनाती है और वेरियस रीजनल बेंचेस बनाती है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट एक चेयरपर्सन अपॉइंट करता है, उसके द्वारा हेड की जाती है। जो जीएसटीएटी है ये क्या इंश्योर करती है, ये इंश्योर करती है कि जो भी जीएसटी के अंतर्गत जितने भी डिस्प्यूट हो रहे हैं तो उनका आपका रिड्रेसल हो, वो आपके डिस्प्यूट सॉल्व हो और एक यूनिफॉर्मिटी आए। यानी कि ये नहीं है कि जीएसटी में डिफरेंस हो, तरीके तरीके के जीएसटी का रिवेन्यू कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो इसके बीच में यूनिफॉर्मिटी आए और एंश्योर स्पीडियर रिजोल्यूशन ऑफ केसेस, और जल्दी से जल्दी जीएसटी से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनका आपका रिजोल्यूशन हो। इसके बाद पढ़ेंगे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के बारे में, जीएसटीएन। आपने काफ़ी बार वैसे ये टर्म सुनी होगी न्यूज़पेपर में, या बहुत सारे पेपर आते हैं जैसे आप कुछ खरीदारी करते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क जीएसटीएन। देखिए ये नॉट फॉर प्रॉफिट नेटवर्क है, यानी कि इसमें जो भी प्रॉफिट अगर अर्न हो रहा है
तो या तो वो इसी के अंदर ही रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा या इसमें प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। किसने बनाया ये नेटवर्क? गवर्नमेंट कंपनी है जो सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई है। ये गवर्नमेंट कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट। जो 100% शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही की जाती है। इसमें 50% यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज जॉइंटली इसको हेल्ड करती हैं। डेवलप्ड एन इनडायरेक्ट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म फॉर जीएसटी इन इंडिया। इसने क्या किया है? इसने ये एक डेवलप इनडायरेक्ट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म है इंडिया में जीएसटी का। द प्लेटफॉर्म हेल्प्स टैक्स पेयर्स इन प्रिपेयरिंग, फाइलिंग रिटर्न्स, मेकिंग पेमेंट्स एंड कंप्लाइंग विद इनडायरेक्ट टैक्स रेगुलेशंस। ये प्लेटफॉर्म क्या हेल्प करता है? ये टैक्स पेयर की हेल्प करता है कि वो जो भी वो टैक्स पे कर रहे हैं, जो भी वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड जितनी भी मैकेनिज्म है उनको ये प्रोसेस करे। इसके बाद ये प्रोवाइड करता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को और सर्विसेज को। क्या प्रोवाइड करता है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ये एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और सर्विसेज यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड जो भी आपकी प्रोसेसिंग होनी है, तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को और टैक्स पेयर्स को और जितने अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। क्या? जीएसटीएन एक प्लेटफॉर्म है, क्या? नॉट फॉर प्रॉफिट। एक होता है ई वे बिल सिस्टम। तो देखिए ई वे बिल सिस्टम क्या होता है? ई वे बिल सिस्टम एक परमिट होता है। क्या होता है? परमिट। कि आपको एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर जाना है और आप अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का सामान लेकर जा रहे हैं तो एक ट्रांसपोर्टेशन बिल आपको देना होता है। एक आपको कॉस्ट बिल बना दिया जाता है आपके लिए अगर आपका सामान 50,000 रुपये से ज़्यादा का है। तो एक परमिट सिस्टम होता है। कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ द गुड्स। इसमें जो गुड्स होते हैं उनके आपकी डिटेल्स होती हैं, कंसाइनर्स की डिटेल्स होती हैं, रेसिपिएंट्स की डिटेल्स होती हैं कि किसको ये सामान रिसीव हो रहा है और ट्रांसपोर्टर और इस सामान को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड है थ्रू जीएसटीएन। जीएसटीएन मतलब जो एक मैंने बताया था प्लेटफॉर्म होता है, ये प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ही ये आपका इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड है यानी कि आपका ई जनरेटेड है। जब कोई भी ई वे जनरेट किया जाता है तो एक ई वे नंबर दिया जाता है, ई वे बिल नंबर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि सप्लायर, रेसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर को वो एलोकेट किया जाता है। इससे उनको ट्रांसपोर्टेशन करने में थोड़ा इजी रहता है। गुड्स एक्सक्लूडेड, इसमें पेरिशेबल आइटम्स होते हैं जैसे कि मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट और वेजिटेबल्स, गोल्ड एंड सिल्वर, कुकिंग गैस सिलेंडर और रॉ सिल्क और वूल एंड हैंडलूम्स, ये आपके एक्सक्लूडेड है यानी कि इन पर आपका ई वे बिल सिस्टम नहीं लगता है। टिपिकली द बिल्स वैलिडिटी इज 1 डे फॉर एवरी 100 किलोमीटर ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये जो बिल की वैलिडिटी है ये 1 दिन की होती है। कितने किलोमीटर तक के लिए? 100 किलोमीटर तक। अगर कोई भी गुड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उन गुड्स और सर्विसेज के लिए ये 100 किलोमीटर, गुड्स के लिए सॉरी नॉट सर्विसेज, 100 किलोमीटर के मूवमेंट पर ये बिल आपका जनरेट किया जाता है जिससे सामान कहीं पहुंचाने में इजी रहता है। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी क्या होती है? एनएए। ये एक स्टेटोरी मैकेनिज्म होता है जीएसटी लॉ के अंतर्गत जिसमें क्या चेक किया जाता है? ये चेक करता है अनफेयर प्रॉफिटियरिंग एक्टिविटीज़ कि जिन्होंने जीएसटी के जो सप्लायर हैं, जो रजिस्टर्ड सप्लायर हैं, जो जीएसटी लॉ को बनाते हैं, जो जीएसटी लगाते हैं, वो कभी हाई चार्ज तो नहीं कर रहे कंज्यूमर से जीएसटी से ज़्यादा। तो ये उनको कंट्रोल करती है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं बना रहे, यानी कि जितने % जीएसटी लगना है कहीं वो और ज़्यादा % लगा के या और कुछ एड ऑन करके कंज्यूमर को लॉस में तो नहीं भेज रहे, यानी कि कंज्यूमर से ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रहे जीएसटी के अलावा। तो ये होता है आपका नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी यानी कि एनएनए। इसका कोर फंक्शन क्या है? इसका कोर फंक्शन है कि ये इंश्योर करता है कि जो जीएसटी रेट्स हैं किसी भी गुड्स और सर्विसेज पर जो जीएसटी काउंसिल ने बताए हैं तो वो आपके बेनिफिट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, यानी कि जीएसटी में बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा और आपसे एक्स्ट्रा जीएसटी तो नहीं ली जा रही है।
ceased to exist in December 2022 and all the powers has been transferred to the competition commission of India। CCI का नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये क्या हुआ दिसंबर 2022 में इसको सीज कर दिया गया किसी भी रीज़न से, और इसकी सारी पावर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को मिली, CCI को, और अब ये सिर्फ और सिर्फ GST एंटी प्रॉफिटियरिंग कंप्लेंट्स को ही हैंडल करता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? ITC। देखिए ये एक प्रकार का टैक्स होता है जो कोई भी एक बिजनेस किसी भी परचेज पर पे करता है। आप ये समझ लीजिए जैसे एक वैल्यू एडिशन होता है ना, एक सामान खरीदा तो टैक्स पे किया, फिर दूसरा सामान खरीदा तो और ज़्यादा टैक्स किया, लेकिन जब तीसरा सामान खरीदा तो थोड़ा कम टैक्स पे किया। क्यों? क्योंकि उससे पहले आप 2 बार टैक्स पे कर चुके हैं। तो ये होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर किसी भी पर्सन ने एक सामान खरीदा, टैक्स पे किया किसकी परचेज पर, 100 रुपीज़ की टैक्स पेड ऑन द परचेज ऑफ ए, रेट 100 का ए, उसने कोई भी मतलब वस्तु लिया, मान लीजिए कोई एक बुक लिया है तो 100 का टैक्स पे किया उसने, फिर एक और बुक लिया है उस पर उसने 120 का टैक्स पे किया, लेकिन जब उसने थर्ड बुक ली है तो सिर्फ और सिर्फ 80 टैक्स ही पे किए। तो ये कितने हो गए? इसमें जो टैक्स दिया है वो 450 का ये टैक्स पहले ही दे चुके हैं। तो मैन्युफैक्चरर कितना 450 का टैक्स पे करेगा, और जो 100, 120 और 80 हैं, यानी कि इनपुट क्रेडिट सिर्फ 300 रुपये का है, लेकिन इसने ये टैक्स पे कर दिया तो ये इसका सारा सामान 450 का होता है। तो इसके बाद है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, RCM। ये एक टाइप का मैकेनिज्म होता है जहाँ पे जो रेसिपिएंट होता है वो क्या करता है, रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज लायबल टू पे GST इंस्टेड ऑफ द सप्लायर, कि वो सप्लायर के बजाय सिर्फ और सिर्फ GST ही पे करता है। रेसिपिएंट्स ऑफ द गुड्स, जो रेसिपिएंट्स है किसी भी गुड का, किसी भी सर्विसेज का, तो वो क्या किसके लिए लायबल है कि वो GST पे करे सप्लायर्स को पे करने के बजाय। तो इस RCM में क्या होता है कि जो रेसिपिएंट्स है गुड्स और सर्विसेज का, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता, यानी कि वो ये नहीं कह सकता कि मैं पहले ही एक टैक्स पे कर चुका हूँ, मैं और टैक्स पे नहीं करना चाहता। तो इसमें ये वाला मैकेनिज्म नहीं होता है, इसमें सीधे सीधे उसको GST देनी होती है। इसके बाद है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, CBIC। ये किसके द्वारा क्रिएट की गई है? ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के द्वारा क्रिएट की गई है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके अंतर्गत आती है। और एक नेशनल नोडल एजेंसी है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो कस्टम और GST और नारकोटिक्स है इंडिया में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये रिस्पॉन्सिबल है। और ये जितने भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन होते हैं GST से रिलेटेड, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड, तो उन सबको ये आपके फॉर्मुलेट करने में हेल्प करती है। तो ये है आपकी GST ग्लॉसरी, और ये चैप्टर आपका अब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी मॉनेटरी पॉलिसी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो इफ़ यू रियली फाइंड इट हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।